जय हिंद। मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे फेसबुक लाइव के अंदर। और आज हम जिस विषय के ऊपर बातचीत करने वाले हैं वो ये है कि जो लद्दाख का स्टैंड ऑफ चल रहा है 5 मई से, इसे चाइनीज मीडिया किस तरह से देखती है, उनके जो तज्ञ है वो किस प्रकार से देखते हैं, उनके जो फौजी अधिकारी है वो किस तरह से देखते हैं, और जो चाइनीज लीडरशिप है वो इसे किस प्रकार से देखती है। क्योंकि जब तक आपको शत्रु का दृष्टिकोण समझ में नहीं आएगा तब तक आप अपने शत्रु को ठीक तरह से समझ नहीं सकते हैं। हमारे एक विद्वान थे चाणक्य, उन्होंने हजारों साल पहले बोला कि जब अगर आप शत्रु को अच्छी तरह से समझते हो तो ही आप उसका मुकाबला ठीक तरह से कर सकते हैं। तो वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये समझना जरूरी होगा। इस विषय के ऊपर बातचीत करने से पहले मैं आपको एक लेटेस्ट अपडेट दूंगा, क्योंकि हम लास्ट रविवार को यहाँ पे मिले थे और हमने एक और विषय के ऊपर चर्चा की थी जिसका संबंध चाइना के साथ था। उसके बाद क्या नई चीजें घड़ी है, क्या क्या नई चीजें हुई है जिसका हमारी सुरक्षा के ऊपर असर होता है। पहले एक आज की ही खबर है कि हमने 9 दहशतवादियों को पकड़ा है, केरला और तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से। ये हमारी जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उनकी कामयाबी है, उन्हें हमें धन्यवाद बोलना चाहिए। क्योंकि अभी हमारा इंटेलिजेंस इतना अच्छा हुआ है कि दहशतवादी हमला करने से पहले ही अगर हम उनको रोक सकते हैं तो हम काफी सारी जानें बचा सकते हैं। आपको ये पता होगा कि 2014 से पहले दहशतवादी हमला होता था, उसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते थे और सालों साल किसी को पकड़ नहीं पाते थे और दहशतवादी आराम से निकल जाते थे। इनफैक्ट ये तभी काफी एक्सपर्ट ने ये बताया था कि दहशतवादियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह कौन सी थी, तो एक हिंदुस्तान नाम का देश, जहां पे सालों साल उनके ऊपर खटले चलते थे और फिर भी उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती थी। और पनिशमेंट मिलने के बाद भी उन्हें अगर कोर्ट ने बोला कि उनको बाय हैंगिंग उनका डेथ करो तो वो भी नहीं होता था। अभी ऐसे नहीं है, अभी हम दहशतवादियों को कुछ करने से पहले पकड़ रहे हैं, ये हमारी कामयाबी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नक्सलवादी भाग है या माओवादी भाग है, आपको पता है नक्सलवादियों ने अपना खुद का नाम रखा है माओवादी, क्योंकि चाइना उनको सपोर्ट देता है, उनको सपोर्ट देता है पैसे से, उनको सपोर्ट देता है हथियारों से। और वो हमारे उनकी मदद से हमारा जो मध्य भारत का एरिया है, दंडकारण्य, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उड़ीसा, वहां पे डेवलपमेंट नहीं होने देता। तो यहाँ पे वायलेंस अभी कम नहीं है बल्कि बढ़ ही रहा है। और कल की ही बात है, एक पुलिस कर्मचारी की उन्होंने अपहरण करके हत्या की हुई है। तो नक्सलवादियों के खिलाफ भी हमने एक बहुत बड़ा अभियान शुरू करने की जरूरत है। क्योंकि बात ऐसे है कि जब तक हम ये नहीं करते हैं तब तक हम जो चाइना का ये जो चाल है उसे रोक नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इश्यू जो है वो है कि हमारे देश के अंदर के दुश्मन हमें बहुत तंग करते हैं। जैसे मैं हमेशा बता रहा हूं कि ये और हमारे जो बहुत ही बड़े युद्ध तज्ञ थे चाणक्य, उन्होंने बोला था कि अंदर के दुश्मन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं जिन्हें अंदर से मदद मिलती है। आज की ही न्यूज़पेपर में आप खबर पढ़िए, इसमें एक पत्रकार, मैं रिपीट करता हूं, एक पत्रकार पकड़ा गया है जो चाइना के लिए
हेरगिरी करता था और उसका वो एक चाइनीज लड़की के साथ जुड़ा हुआ था और एक नेपाल का आदमी भी उन्हें मदद करता था। उसके पास से हजारों डॉलर्स उसे उसके बैंक अकाउंट में आए हुए हैं। अच्छी बात है, एक बार हमने हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को फिर धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ऐसे काफी सारे लोग हैं कि जो चाइना को चक्कर मारते रहते हैं। चाइना उनको पैसे से खरीद लेता है और उनसे वो हमारे देश के अंदर उनसे काम करवाता है। तो ये आदमी पकड़ा गया है। इसके सिवाय कुछ संस्थाएं जिसे चाइना और पाकिस्तान हमारे देश में फाइनेंस करता है और जो हमारी देश का नुकसान करती है, उसमें से कुछ संस्थाएं थी जिसे तुर्कस्तान या टर्की उन्हें मदद करता था। उनका काम ये था कि लड़कों को स्कॉलरशिप देना और उनको तुर्कस्तान में ले जाना एजुकेशन के नाम पे। लेकिन उनका मेन काम ये था कि उन्हें उसे उग्रवादी बनाना, रेडिकलाइज बनाना, अल कायदा या आईसिस में जाने के लिए उसको ये करना, मोटिवेट करना, या हिंदुस्तान के अंदर ही दहशतवादी हमले करने के लिए उसको मोटिवेट करना। और इसके लिए जो स्कॉलरशिप दी जाती थी वो केवल मुस्लिम विद्यार्थियों को दी जाती थी और किसी दूसरे इंडियन को नहीं। तो ये जो संस्था इस प्रकार से काम करती थी, उनके ऊपर अभी हमने रोक लगाया हुआ है। तो ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि जो सबवर्शन हमारे देश में चलता था इसके ऊपर कुछ हद तक अभी रोक आई हुई है। एक खबर और आई थी कि वेस्ट बंगाल के अंदर या पश्चिम बंगाल के अंदर ये एक उग्रवादियों का और दहशतवादियों का अड्डा बना हुआ है। जमात JMB, जमाते इस्लामी बांग्लादेशी नाम की संस्था है जो वहां पे बॉम्ब बनाती है। और उसके बारे में जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है उन्होंने ही इस प्रकार की स्टेटमेंट दी हुई है। तो ये एक चीज जो है कि इस प्रकार के जो दहशतवादी सेल, दहशतवादियों के समर्थक जो हमारे देश में खास तो बांग्लादेश बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं, वेस्ट बंगाल में उनका आना जाना बहुत है, उनके ऊपर नजर रखे, उनको पकड़ना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके बाद मैं आ जाता हूं जो आज का मेरा विषय है। इस विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीजों की याद देना चाहता हूं। 1962 का वॉर, जिसके बारे में मैंने स्वतंत्र वीर सावरकर फेसबुक लाइव के अंदर बोला हुआ है कि यहाँ पे हमारी फौज की डिफीट नहीं हुई थी, बल्कि ये जो डिफीट हुआ था ये हमारे पॉलिटिकल नेतृत्व का हुआ था। क्योंकि 90% जो इंडियन आर्मी उस समय थी वो उन्होंने इस लड़ाई में हिस्सा लिया ही नहीं था। तो उसके ऊपर दो किताबें लिखी गई थी। एक का नाम है द हिमालयन ब्लंडर, यानी कि हिमालय के अंदर हमने कौन सी बड़ी गलती की हुई है, और उसके ऑथर थे ब्रिगेडियर जॉन दर्वी, जो एक ब्रिगेड कमांडर थे उस एरिया में। उस किताब के अंदर वो लिखते हैं कि इंडियन आर्मी को इस प्रकार से कोई भी मदद की नहीं गई। पॉलिटिकल नेतृत्व सोचता था कि हमें आर्मी की जरूरत है ही नहीं, हम केवल डिप्लोमेसी के मदद से चाइना के साथ निपट लेंगे। इस कहानी के बारे में मैंने पहले ही बात किया है, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। दूसरा एक और किताब था, उसका नाम था गिल्टी मैन ऑफ 1962। ये श्री एक मंकेकर नाम के एक ऑथर थे। मेरे ख्याल से वो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर भी रहे हुए हैं, इंडियन एक्सप्रेस इस न्यूज़पेपर के। उनकी किताब थी द गिल्टी मैन ऑफ 1962। स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक की अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे तो ये दोनों किताबें आपको वहां पे मिल जाएगी, जो आपने पढ़ने चाहिए। जिसमें उन्होंने ये बोला था कि कौन लोग थे जिसके कारण हमारा 1962 के अंदर डिफीट हुआ था। अभी मैं 62 की बात क्यों कर रहा हूं? जो देश इतिहास से नहीं सीखता है वो वही गलती फिर से करता है। और आपको याद होना चाहिए, जिस प्रकार से हम सोचते थे कि डिप्लोमेसी के मदद से हम चाइना को कंट्रोल कर लेंगे, अभी तक
2014-2019 तक जो हमारी फॉरेन सर्विस के लोग थे, डिप्लोमैट्स थे, और हमारा सबसे जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस चाइना के बारे में, उसे चाइना स्टडी ग्रुप बोला जाता है। ये हमारे सरकार को एडवाइस देते थे कि डिप्लोमेसी के मदद से हम चाइना से निपट लेंगे, लेकिन जो गलती 1962 में हमारे नेतृत्व ने की थी, उसी प्रकार की बातचीत अभी हो रही थी, और इसकी कीमत अल्टीमेटली देनी पड़ती है भारतीय सेना को। अपने खून बहा के अपने ही डिप्लोमैट्स ने, अपना ही चाइनीज स्टडी ग्रुप ने, अपने ही ब्यूरोक्रेट्स ने इंडियन आर्मी के हाथ बांध के रखे थे, और तकरीबन 4 करार हमारे और चाइना के बीच में हुए थे, जिसमें यह फैसला किया गया था कि हम हथियार का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करेंगे, सैन्य का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि सैन्य अहिंसा से कैसे लड़ सकता है, कोई मुझे बता दे। बिल्कुल नहीं लड़ सकता। लेकिन इस प्रकार की बात कर रही थी, ये गलती अभी तक हम कर रहे थे। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि अभी हमारे जो पॉलिटिकल नेतृत्व है, उनको समझ में आया है कि चाइना और पाकिस्तान के साथ, मैं रिपीट करता हूं, चाइना और पाकिस्तान के साथ किसी भी डिप्लोमेसी से बातचीत करके उनके साथ बिहेव करना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो आपको बातचीत में घुमाते रहेंगे, और उनको जो चाहिए, जिसे जनरल बिपिन रावत ने सलामी स्लाइसिंग इस नाम से पुकारा था, कि उनकी एक टैक्टिक्स है कि आक्रमण करो, अतिक्रमण करो, और बाद में फिर जब बातचीत हो जाती है तो थोड़ा सा पीछे जाओ। यानी कि उसे इंग्लिश भाषा में बोला जाता है 10 स्टेप्स फॉरवर्ड और 2 स्टेप्स बैकवर्ड। यानी कि जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो समझ जाएगा कि आप 10 कदम आगे आए हैं, और बाद में आप कंसेशन दे रहे हैं निगोशिएशंस के टाइम के ऊपर, इसलिए 2 कदम पीछे गए हैं। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आपने 8 कदम आप हमारे देश के अंदर आए हुए हैं। वहां पे हमारे आर्मी को डिफेंसेस बनाने के लिए परमिशन नहीं देते थे ये चाइना स्टडी ग्रुप वाले। वो बोलते थे कि इंडियन आर्मी वहां पे सिर्फ पेट्रोलिंग करने के लिए जाएगी, वहां पे डिफेंसेस कोई नहीं बनाएगी। अरे पेट्रोलिंग करने के लिए आप गए तो थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, उसके बाद तो आप वापस आएंगे ही। तो जैसे ही आप वापस आएंगे वो वहां पे आ जाएंगे, तो उनको आप कैसे रोक सकते हैं? तो आज जो हमारा एरिया कुछ चाइना के हाथ में चला गया है, इसके लिए जवाबदार है यही चाइना स्टडी ग्रुप, यही डिप्लोमैट्स, यही जो हमारी सरकार को एडवाइस करते थे कि हमने इंटरनेशनल जो रूल्स है उसका पालन करना चाहिए। उनको ये नहीं सब बताते थे कि भैया आप तो इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन चाइना बिल्कुल नहीं कर रहा है, वो वही करता है जो वो चाहता है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि ये अभी हमारे नेतृत्व को समझ में आया है, और अभी इंडियन आर्मी को ऑपरेशनल फ्रीडम दिया गया है। यानी कि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, और इसका नतीजा आपने देखा गलवान के अंदर, जब वहां पे हमारे 20 सोल्जर्स ने तो अपनी जान की बाजी लगा दी। लेकिन मैंने पहले बार स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के लाइव में बताया था कि उनके 54 चाइना के सोल्जर्स मारे गए थे, लेकिन अभी ये फिगर बढ़ के 100 से ज्यादा हो गई है। इतना खून चाइनीज आर्मी का इसके पहले कभी नहीं बहाया गया था। और इसके बाद जो 29 अगस्त को 27 अगस्त को बात हुई, 29 अगस्त, 31 अगस्त, तभी भी हमने चाइना को पहले ही रोका। अगर चाइना ने 2 जगह पे हमारे इलाके में अतिक्रमण किया था 5 मई के बाद, तो अभी हमने उनके इलाके में एक जगह पे पेंगोंग त्सो लेक साउथ के अंदर अतिक्रमण किया है, जो कि चाइना को एक बहुत ही बड़ा शौक है, क्योंकि वो कभी भी नहीं सोच सकते थे कि इंडियन आर्मी इस प्रकार से आक्रामक कार्रवाई करेगी। उससे उनको बहुत धक्का मिला हुआ है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो ये कि अगर आपको याद होगा कि जब भी कोई भी चाइनीज लीडर्स या इंडियन लीडर्स एक दूसरे को मिलते थे, तो उसी समय, मैं रिपीट करता हूं, 2 बड़े नेता एक दूसरे को मिलने वाले हैं, और उसी समय चाइनीज आर्मी हमारे एरिया में अतिक्रमण करती थी।
वो उनका इशारा था कि हम आपसे बातचीत के लिए आएंगे, लेकिन हम जमीन के ऊपर जो करना वो चाहेंगे। हम दादा है, आप हमें नहीं रोक पाएंगे क्योंकि आपने इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स साइन किया हुआ है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी गए थे चाइना विजिट करने के लिए, तभी उन्होंने सुंगडुरोंग चू में अतिक्रमण किया था। जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जब वो गए थे चाइना विजिट के लिए, तभी उन्होंने वियतनाम के ऊपर हमला किया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी को वापस आना पड़ा। अभी लेटेस्ट बात ये, मैं आज ये मेरा विषय नहीं है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2-3 ही एग्जाम्पल देना चाहता था। जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कोशिश की उनसे मित्रता करने के लिए, अहमदाबाद में वो आए थे, उस समय चुमार के अंदर उन्होंने अतिक्रमण किया था। उसके बाद और 2 साल के बाद वो महाबलीपुरम आए और उस समय उन्होंने डेप्सांग के एरिया में अतिक्रमण किया था। लेकिन अभी जब इंडियन आर्मी को आपने ऑपरेशनल फ्रीडम दे दी, जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दी थी, तो अभी क्या हुआ? अभी जब हमारे डॉक्टर जयशंकर जब मिलने वाले थे फॉरेन मिनिस्टर चाइना को 7 सितंबर को, उसके एक दिन पहले इंडियन आर्मी ने अतिक्रमण किया चाइना के अंदर, तो जिसे चाइना को बहुत ही बड़ा शॉक लगा है। आज का मेरा विषय है कि चाइनीज मीडिया और चाइनीज के जो तज्ञ है, सामरिक तज्ञ, या जिसे उनको स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट बोल सकते हैं, या उनके जनरल्स है, या उनकी मिलिट्री लीडरशिप है, या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो हमारे बारे में क्या सोचती है। याद रखें कि चाइना और हिंदुस्तान एक ही साथ इंडिपेंडेंस मिला था। हम 47 में अलग देश बन गए और चाइना 49 में, और तकरीबन पहले 15-20 साल के अंदर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ये एक जैसे ही थी। उसके बाद चाइना ने जब सोचा, चार्ट मॉडर्नाइजेशन की बात की, तब उन्होंने ये देखा कि हिंदुस्तान उनका एक एशिया के अंदर एक प्रतिस्पर्धी बन सकता है। तो इसलिए उन्होंने इसके बाद वो शुरुआत ये की कि हमारी प्रगति ना हो, इसलिए उन्होंने अलग अलग तरीके से हमारे देश में घुसखोरी करके हमारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो रोकने की कोशिश की। नक्सलवाद या माओवाद सेंट्रल इंडिया में प्रोग्रेस नहीं होने देता। ईशान्य भारत के अंदर जो अलग अलग बंडखोर है, कुछ नागा है, कुछ मणिपुरी है, वो वहां पे प्रगति नहीं होने देते। इसके सिवाय पाकिस्तान की मदद से कश्मीर वैली में वही कोशिश की जाती है। दहशतवादियों की मदद से बॉम्ब ब्लास्ट करते रहो मुंबई वगैरह में, वहां पे प्रोग्रेस नहीं होगी। और जब ये नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने एजुकेशनल टेररिज्म नाम की चीज शुरू की। हमारी अलग अलग संस्था के अंदर उन्होंने इतनी ज्यादा घुसखोरी की है। हमारे मीडिया में कुछ लोग बिके हुए हैं, हमारे राजकीय पक्षों के कुछ नेता बिके हुए हैं, कुछ हमारे एक्टिविस्ट को चाइना ने खरीदा हुआ है, हमारे कुछ न्यूज़पेपर बैरॉन्स है उनको खरीदा हुआ है। चाइना की हमारी जो कुछ लेफ्टिस्ट विचार सरणी की जो कुछ अलग अलग पत्रिकाएं हैं, अलग अलग वर्तमान पत्र है, अलग अलग मैगजीन्स है, जो बंद हो गए थे बिल्कुल, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं थे। अभी पिछले 2 साल से वो पुनर्जीवित हुए हैं और उल्टी सुल्टी बातचीत हमारे देश में, देश के बारे में लिखते रहते हैं, और जो लैंग्वेज चाइना की होती है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये जो सबवर्शन हमारी देश का है, जो पहले पाकिस्तान करता था, सैबोटाज, सबवर्शन वगैरह, वो अभी चाइना कर रहा है। और कभी नेक्स्ट समय मिलेगा तो चाइना एक टैक्टिक्स फॉलो करता है, उसे इन्फ्लुएंस ऑपरेशन बोलते हैं, कि दूसरे देश के जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं उनके दिल के ऊपर कब्जा करे और उन्हें अपना समर्थक बनाओ, ताकि वो आपके कभी भी शत्रु नहीं बनेंगे, बल्कि आपके फॉलोअर्स बनेंगे, बल्कि वो आप जो कहेंगे वो आपसे सुनेंगे। तो उसके बारे में तो कभी हम बाद में बात करेंगे कि ये सबवर्शन एक लॉन्ग टर्म एजेंडा है, वो किस प्रकार से शुरू है। लेकिन मैं पहले उनकी एक असेसमेंट देना चाहता हूं, जो उन्होंने तकरीबन 2004 तक हमारी इकोनॉमिक
जो ग्रोथ थी उसकी लेवल एक ही थी। उसके बाद उन्होंने हमारी इकोनॉमी को बड़ा जोर से सबवर्ट किया, हमारे पॉलिसीज को चेंज करने के लिए हमारे राजकीय नेता को फोर्स किया, उनको कुछ डोनेशंस दे दी और सब पॉलिसीज जो थी वो चाइना फ्रेंडली हो गई और जो हमारी खुद की जो इंडस्ट्री है इसमें मारी गई। बाद में उन्होंने वो इतना ज्यादा हो गया कि पिछले 2019 के अगर आप फिगर देखो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की तो आपको नजर आएगा कि 90 बिलियन डॉलर्स का सामान उन्होंने हमें बेचा और हमारे से सिर्फ 10 अरब डॉलर्स का सामान खरीदा। 80 बिलियन डॉलर्स का उन्होंने उनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो गई, उनका बहुत नफा उन्होंने कमाया, आर्थिक ताकत उनकी बढ़ गई। तो जो लद्दाख में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, लद्दाख में जो अतिक्रमण चल रहा है, इसके लिए पैसे हमारे भारतीयों ने ही दिए हुए, जो अभी भी चाइना की चीज खरीदते हैं उन दुकानदारों ने दी हुई है, जो चीजें चाइना की चीजें हम दुकान में रख के उसको बेचते हैं, उन इंडस्ट्रियलिस्ट ने चाइना को मदद की है जो चाइना से अननेसेसरी इंपोर्ट्स करते हैं, जो बोलते हैं कि चाइना के सिवाय हम जी नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल देशद्रोही है, इनके बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए। अभी हम आत्मनिर्भर भारत के अंदर चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लग सकता है। तो चाइना ने उस समय असेसमेंट 2009 या 10 में ये दी थी कि ये जो भारत नाम का देश है ये एक दूसरे से केवल झगड़ा करते रहते हैं, ये केवल आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, ये केवल बातचीत करते रहते हैं, इनमें एक्शन करने की कोई हिम्मत नहीं है। ये डिवाइडेड है, अलग अलग कारणों से, भाषा है, धर्म है, कास्ट है, क्रीड है। तो इनके साथ डील करना बड़ा आसान है और इनके ऊपर हम प्रेशर डालते रहेंगे इंटरनेशनल ट्रीटी का और ये सुनते रहेंगे। लेकिन अब भी जो आज का विषय में अभी को एकदम हाथ लगा रहा हूं, अभी चाइना की जो असेसमेंट है कि जो 5 मई के बाद का जो अतिक्रमण हुआ है उसके बाद अभी उनके जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनका ग्लोबल टाइम्स नाम का न्यूज़पेपर है, उनके एक जियाओ नाम की एक एजेंसी है, उनके सोशल मीडिया से क्या चल रहा है इसके बारे में थोड़ा बहुत पता लग जाता है। तो वो अभी बोल रहे हैं कि हमारी जो मेथड ऑफ वॉर फाइटिंग है वो इंडिया के ऊपर, इंडियन आर्मी के ऊपर कामयाब नहीं हो रही है, इसलिए हमें एक अलग प्रकार की लड़ने की तैयारी हिंदुस्तान के साथ करनी पड़ेगी। मैं उनका एक प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का जो अभी लेटेस्ट कल परसों ही हुआ है उसका एक एग्जाम्पल देता हूं। 3 या 4 दिन पहले चाइना ने कुछ वीडियोस भेजे और जिसे हमारे मीडिया ने उठा के रखा, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि अभी विंटर्स हो रहा है, वहां पे बर्फ गिरेगी अक्टूबर के एंड के अंदर और तभी टेम्परेचर वहां पे अभी अभी फिलहाल -10 तक पहुंच गया है, फिर -20, 25, 30, 40 तक पहुंचेगा। विंड चिल फैक्टर नाम की एक चीज होती है, उससे और ठंडी होगी। तो इस समय इंडियन आर्मी को ठंडा खाना पड़ेगा जो वहां पे तैनात है, लेकिन जो चाइनीज आर्मी है उन्हें ड्रोन की मदद से खाना पहुंचाया जाएगा। और ये वीडियोस, दुर्दैव की बात यह है वो तो जो चाहे वो बोलेंगे, लेकिन हमारे मराठी मीडिया ने भी, इंग्लिश मीडिया ने भी ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल के साथ लगा के रखे हुए। अभी मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो प्रोपेगेंडा जो चाइनीज का है ये आप क्यों दिखाते हो? और ये उल्टी हमारे न्यूज़पेपर उल्टा काम क्या करते हैं, वो वहां पे एक फैक्ट चेक नाम का उनका एक कॉलम होता है जहां पे कोई भी चीज जो आती है इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसमें से 2-3 चीजें वो लेती है, क्या वो सच है या झूठ है। तो इनको ये चाइना की चीजों के ऊपर फैक्ट चेक करने के लिए मौका नहीं मिला है। आपको मैं इस विषय के ऊपर 2 मिनट बताना चाहता हूं। ड्रोन क्या होता है? एक विमान होता है जो पायलटलेस होता है, वो रिमोट की मदद से उड़ाया जाता है। 200 से 300 किलोमीटर उसकी रेंज हो सकती है। उसके अलग अलग मॉडल्स हैं, वो 20 केजी से लेकर 50, 100, 150, 200 केजी इतना सामान ले जा सकता है। ये बात सही है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि जहां पे ये लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई के अंदर 15-16 हजार फीट के ऊपर इस प्रकार का कोई भी ड्रोन नहीं बना है
कि जो ड्रोन इस हाइट के ऊपर काम कर सकता है। ऐसा कोई ड्रोन नहीं बना है जो -25 -30 डिग्रीज के अंदर काम कर सकता है। ऐसा कोई ड्रोन नहीं बना है जो रात के समय जब विंड फैक्टर यानी कि ये जो पैंगोंग लेक का जो एरिया है वो एक टनल के मुताबिक है। दोनों साइड में पहाड़ी है और बीच में एक लेक यानी कि एक सरोवर है। तो इस सरोवर के पास में एक विंड टनलिंग इफेक्ट हो जाता है, जिससे वहां पे हवा का जो स्पीड होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। तो क्या इस स्पीड के साथ कोई जब ये स्पीड इतना स्पीड के साथ जब विंड वहां पे बहता है, जब वहां पे विंड की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 120, 130, 140 किलोमीटर इतनी होती है, तो कोई ड्रोन ऐसे बना हुआ है जो इसके ऊपर काम कर सकता है? तो शॉर्ट आंसर है, इस प्रकार का ड्रोन कोई भी नहीं बना हुआ है। और दूसरा उन्होंने दिखाया था कि वो खाना ड्रॉप कर रहे हैं, इस प्रकार का वो खाना नहीं ड्रॉप कर सकते हैं। और ड्रोन की एफिशिएंसी जैसे मैंने पहले भी इसमें बताया, बातचीत में बताया हुआ है कि हाई एल्टीट्यूड में जो मशीन्स होते हैं उनकी क्षमता जो है वो तकरीबन 60% से कम होती है। यानी कि जो ड्रोन 100 केजी सामान नॉर्मल मीन सी लेवल के ऊपर कैरी कर सकता है, वो यहाँ पे केवल 20, 30, 40 इतना किलोग्राम इतना ही सामान कैरी कर पाएगा। इन शॉर्ट, ड्रोन से खाना पहुंचाना ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ये एक प्रचार है, दुष्प्रचार है, और जिसके विक्टिम हमारी मीडिया बनी हुई है, जो इन वीडियो को अपने न्यूज पोर्टल्स के ऊपर दिखा रही है। तो चाइना का जो ऑपरेशन की पद्धत है जो वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें 3 अलग-अलग कदम है। एक तो जिसे वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बोलते हैं, दूसरा जो स्टेप उनका है उसे वो मीडिया वॉरफेयर बोलते हैं, और तीसरा जो है वो उसे बोलते हैं कि अपने सेना को बड़ी संख्या में वहां पे लाओ और दूसरे देश को डराना शुरू करो कि देखो हमने इतना सैन्य वहां पे लाया है। अगर आप नहीं अगर आप हमारा कहना नहीं मानोगे तो हम आपकी बिल्कुल पिटाई कर देंगे। ये जो उनकी जो पॉलिसी थी, उन्होंने साइकोलॉजिकल वॉर शुरू कर दिया कि चाइना की इकोनॉमी बहुत ताकतवान है, ये है हमारे लेकिन उसका हमारे देश के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, नेतृत्व के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। हम किसी भी निगोशिएशंस के लिए वहां पे नहीं गए, और इंडियन आर्मी के ऊपर तो बिल्कुल ही कोई असर नहीं हुआ। मीडिया के ऊपर कुछ असर तो जरूर हुआ है, क्योंकि मीडिया में उनके समर्थक ये काफी ज्यादा संख्या में है, लेकिन मीडिया का कोई खास रोल नहीं है हमारी देश के सुरक्षा के बारे में। वो केवल अपना टीआरपी बढ़ाने में ही लगे हुए हैं। तो मीडिया के कुछ लोगों के ऊपर तो असर हुआ, लेकिन आर्मी के ऊपर असर नहीं हुआ जो लड़ने का काम करती है, और नेतृत्व जो है उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है कि हमारे इतने टैंक्स हमने लाए हैं, हमने इतने सारे वेपन्स लाए हुए हैं, लेकिन हमने उनको दिखा दिया आप केवल बातचीत करते हैं, हम एक्शन करते हैं। उन्होंने टैंक लाए, हमने भी टैंक लाए, उन्होंने एपीसीज लाए, हमने भी लाए, उन्होंने हेलीकॉप्टर्स तैनात किए, हमने भी किए, उन्होंने वहां पे अपने एयरफील्ड के ऊपर एक्टिवेट किया, हमने भी किया हुआ है। जितना उन्होंने सैन्य वहां पे लाया उससे ज्यादा संख्या में हमने हमारा सैन्य वहां पे लाया, ताकि अगर लड़ाई हो जाती है तो उस लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। तो उनका ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था वो बिल्कुल ही फेल्यूर हो गया है इस 5 मई के स्टैंड ऑफ के दौरान। दूसरा जो उनका स्टेप है जिसे वो मीडिया वॉरफेयर बोलते हैं, तो दूसरी देश के मीडिया में आर्टिकल लिखवाना शुरू करो, फॉरेन मीडिया में आर्टिकल लिखवाना शुरू करो, उनको डराना शुरू करो कि अगर ये चुपचाप से नहीं सुनते हैं हमारी बात तो हम आपकी कमर तोड़ देंगे। तो हमारे मीडिया के अंदर कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर ने चाइनीज स्टेटमेंट एडिटर जिसे को एड बोलते हैं वहां पे दिखाने शुरू कर दिए। मीडिया के अंदर काफी सारे, खास तो लेफ्टिस्ट मीडिया जो है उन्होंने काफी उल्टी सुल्टी बातें लिखने की कोशिश की कि ये जो वॉर है ये हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी उसको सहन नहीं पाएगी,
वगैरह वगैरह। यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसका भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन चाइना ने ये जो कोरोना वायरस हमारे देश में जो शुरू किया है, इसके लिए एक चीज जो हम हमारे लेवल के ऊपर कर सकते हैं, वो ये कि पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर दबाव डालो। एक दूसरे के साथ झगड़ा करने के बदले अभी राज्यसभा और लोकसभा शुरू हो गई है, सेशन शुरू हुए हैं, तो इसके अंदर आप एक बिल पास करो और चाइना सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक साथ आके ये बोलो कि हमारा कोरोना के कारण जो हमारा नुकसान हुआ है उसे भरपाई करने का काम चाइना का है, और जब तक चाइना उसकी भरपाई नहीं करेगी तब तक हम चाइना के साथ कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ये नहीं करेंगे। तो क्या हम हमारे पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन के साथ से ये कर सकते हैं? क्या हमारे ये जो अलग अलग एनजीओज है जो चाइना की भाषा बोलते हैं, उनको ये अभियान लॉन्च करने के लिए बोल सकते हैं कि चाइना के ऊपर पूरा बहिष्कार डालो, लेकिन खास तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर डालो। तो मीडिया वॉरफेयर में मीडिया का रेटिंग तो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उसका सैन्य के ऊपर बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ है। तो तीसरा उनका जो स्टेप है लड़ने का, जिसे वो क्या करते हैं कि अपनी सेना की जो कंसंट्रेशन है वो बॉर्डर के ऊपर कर देते हैं। रोड बनाए हुए हैं, इसलिए बहुत संख्या में वहां पे वाहन लेके आ जाओ। तो आज उन्होंने हमारी लद्दाख सीमा के ऊपर 50 से 60 हजार जो फौज है वो तैनात की है। तो लेकिन उसका क्या असर हुआ? वो बैठी हुई है वहां पे आराम से, हमने भी हमारे फौज लाके रखी हुई है। तो अभी ये चाइना को ये समझ में आ रहा है कि ये फौज लाना, टैंक्स को दिखाना, उन्होंने सैटेलाइट फोटोग्राफ, हमारे कुछ युवक है जो खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, वो किसी साइट पे चले जाते हैं और वहां पे सैटेलाइट की फोटो लेते हैं और बताते हैं कि हाँ, सैटेलाइट फोटो में इस इलाके में चाइना के टैंक नजर आ गए, सैटेलाइट फोटो में इस इलाके के अंदर चाइना की गन्स नजर आई, इस सैटेलाइट फोटोग्राफ में चाइना इस इलाके में बैरक्स बना रहा है ये नजर आया। इन सभी जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है, जो खुद को एक्सपर्ट समझते हैं गूगल वगैरह का, ये सब चीजें हमारे पास फौज के पास अवेलेबल है, और जो आपको पता है उससे 100 गुना ज्यादा सैटेलाइट की रिजोल्यूशन फौज के पास है। और इतना ही नहीं, तो हमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सैटेलाइट फोटोग्राफ मिलती है इजराइल से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफ मिलती है अमेरिका से, जिसके लिए हमारा जो डोमेन अवेयरनेस है ये बहुत ही बढ़िया है। आपने कुछ कमर्शियल सैटेलाइट की फोटोग्राफ में कुछ बैरक्स आपने देखी, तो आप चाइना का दुष्प्रचार करने के एजेंट मत बनो। मुझे पता है कि हमारे युवक ये सभी देश के साथ है, लेकिन इस प्रकार की खबर आपको आगे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग ये कर लेते हैं। लेकिन इसका सैन्य के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, इतनी सारी कंसंट्रेशन हुई, उसके बाद उन्होंने खबर देनी शुरू कर दी कि जो हमारा उत्तराखंड का एरिया है वहां पर भी चाइनीज आर्मी ने अभी कॉन्सेंट्रेट किया है। हाँ, किया तो है, हमने भी वहां पे हमारी फौज लाके रखी हुई है और हम वहां पे लड़ाई के लिए तैयार है। उसके बाद उन्होंने ये दिखाना शुरू कर दिया कि जो सिक्किम का एरिया, डोकुला वगैरह की, वहां पर भी थोड़े से चाइनीज आने शुरू हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया कि ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है वहां पर भी उनकी संख्या बढ़ रही है। तो आज इंडियन आर्मी उनको निकाल नहीं सकती, तो उसके लिए गिल्टी मैन ऑफ 2014 या लद्दाख स्टैंड ऑफ के है वो ब्यूरोक्रेसी, वो चाइना स्टडी ग्रुप के लोग जो हमारी पॉलिटिकल नेतृत्व को मिसगाइड करते रहे कि हम डिप्लोमेसी के मदद से हम चाइनीज को वापस भेजते रहेंगे। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है, ये अभी उनको ही पता है। अभी अगले कुछ दिन के अंदर हमारे कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह, जो मराठा रेजिमेंट के है, जिससे मैं हूं, उनकी अभी बातचीत होने वाली है चाइनीज लेफ्टिनेंट जनरल के साथ, और वहां पे इसके ऊपर किस प्रकार से पीछे जाया जाए ये बात होगी। लेकिन इतना बिल्कुल साफ है, जब तक हम हमारे आंख से नहीं देखते हैं तब तक हम कोई भी कंसेशन चाइना को नहीं देंगे। अभी
एक चीज, इम्पोर्टेंट चीज जो अब हमारे सामने आई थी वो ये है कि अभी हमारे इंडियन सोल्जर्स को काफी चाइनीज सोल्जर्स को स्ट्रेचर पे लाते जाते देखा गया है। ठंडी बढ़ रही है, चाइनीज सोल्जर्स ये बहुत सॉफ्ट है, चाइनीज सोल्जर्स ये हायर मिडिल क्लास से आते हैं, वो एक शहर से आते हैं। और अगर आप देखें हायर मिडिल क्लास किया जो किसी बहुत श्रीमंत परिवार से आता है, वो हमेशा उसे बहुत ही इजी लाइफ की आदत हो जाती है। कोई भी सख्त काम वो कर नहीं सकते हैं, फिजिकल एफर्ट वो कर नहीं सकते हैं, एंड्योरेंस उनकी कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, मेंटल फिटनेस उनकी कम होती है। तो इससे ये सभी प्रॉब्लम जो है वो चाइना के सोल्जर्स में है, और वो एक वीक सोल्जर है, वो एक वीक नेशन है। वो केवल प्रोपेगेंडा वॉरफेयर करता रहेगा, लेकिन जब असली लड़ने की चीज है तो वो लड़ने की उनमें हिम्मत नहीं है। मैंने एक पिछले बार भी एक हिंदी मूवी का ये दिया था कि एक कादर खान की मूवी है जिसमें एक गुंडा है जो बोलता है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो कादर खान उसको बोलता है भैया अभी कुछ करो भी, कि केवल आप बातचीत ही करते रहोगे। तो चाइना को बोलने का समय आ गया है कि आपकी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर से आप खुद को मूर्ख बना रहे हो, आपका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये फेल हो गया है, आपका क्या बोलेंगे उस पर, जो परसेप्शन मैनेजमेंट है वो फेल हो गया है, आपका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये फेल हो गया है, क्योंकि हमने आपको एक पंच पे ऐसे तकड़ा मुक्का मारा गलवान के अंदर 14-15 जून को आपको बड़ा शॉक लगा। उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा शॉक हमने आपको 29, 30, 31 अगस्त को दिया, और लास्ट वाला मुक्का हमने आपको मारा 7 सितंबर को। अगर आप में हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ। उसके बाद हमारे मीडिया के कुछ लोगों ने एक और शुरू कर दिया कि 1975 के बाद पहली बार बॉर्डर के ऊपर चाइना ने फायरिंग किया है। अरे फायरिंग किया तो क्या हुआ, हमारी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां पे रोज ही फायरिंग होती है। इंडियन आर्मी को जितना फायरिंग का अनुभव है, इतना फायरिंग का अनुभव किसी को और नहीं है। तो ये हवा में गोलियां नहीं मारी जाती, अल्टीमेटली इतना ही हम बोल सकते हैं कि चाइना का जो एक युद्ध तज्ञ है जिसे वो सुन त्सू के नाम से पुकारते हैं, और सुन त्सू के नाम पे काफी सारी युद्ध कला कैसे की जाए इसके बारे में काफी सारी किताबें हैं, लेकिन चाइना के सुन त्सू को हमारे आर्य चाणक्य ने बिल्कुल डिफीट कर दिया है, क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई में सोल्जर को लड़ना पड़ता है, एक दूसरे के साथ मिलना पड़ता है। ये जो एरिया है यहाँ पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का कोई फायदा नहीं, आपको आगे आके हाथ पाई की लड़ाई करनी पड़ेगी, जो जिसे हम सैनिक की भाषा में CQB यानी कि क्लोज क्वार्टर बैटल की लड़ाई ये बोलते हैं। तो ये तो करने की उनकी हिम्मत नहीं है। उसके बाद यही अभी बातचीत चाइनीज मीडिया में हो रही है, चाइनीज जो तज्ञ है वहां पे हो रही है। तो अभी वो बोल रहे हैं कि अभी हमें और कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी, यानी कि अभी हमें एक्चुअली लड़ना पड़ेगा। तो अभी लेकिन बात यह है कि अगले 1 महीने में यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ गिरनी शुरू होगी कि लद्दाख के एरिया के अंदर कोई भी ऑफेंसिव लॉन्च करना ये आसान नहीं है। आज आपको पता है कि हाई एल्टीट्यूड के अंदर जो 50,000 फौज चाइना ने लाके रखी हुई है, वो अगर वहां पे आपको जो एक सैनिक हमारा डिफेंस में बैठा होता है उसके खिलाफ अगर हमला करना है तो 12:1 इतना रेशो करना पड़ता है। यानी कि चाइनीज आर्मी की लद्दाख में युद्ध करने की जो क्षमता है ये बहुत ही कम है, बिल्कुल ही नहीं है। उसके बाद जो नीचे अभी जो कुछ वो अपने सैन्यों को कंसंट्रेट कर रहे हैं उत्तराखंड के सामने, वहां पे क्या है, वहां पे बर्फ तुलना में थोड़ी कम होती है, लेकिन वहां पर भी हमने हमारी काफी सारी फौज लाके रखी हुई है। तो इसके बाद अभी वो क्या और क्या करेंगे। अभी ठंडी में चाइनीज आर्मी की कैजुअलिटीज बढ़ रही है, अर्थात इंडियन आर्मी को ठंडी में
ज़्यादा अच्छी तरह से लड़ने का अनुभव है, इसलिए हम इस ठंडी को ज़्यादा अच्छी तरह से बेयर कर सकते हैं। मैंने स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक के लिए पिछले संडे को एक फेसबुक लाइव किया था, जिसमें ठंडी के मौसम में हम किस प्रकार से लड़ सकते हैं, हमारी क्षमता क्या है, ये बातचीत मैंने उस समय बताई थी। तो इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। जिसे इसमें देखने का इंटरेस्ट होगा, हमारे पिछले संडे का जो फेसबुक लाइव है वो जरूर देखिए, और ये हमने यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड किया है, वहां पर देखिए, आपको इसके बारे में पूरी खबर जो है वो मिल जाएगी। लेकिन आज की बात यह है कि हमारा जो अनुभव है हाई एल्टीट्यूड का लड़ने का, वो हमें बहुत ही अच्छी मदद दे रहा है, और हम चाइना के साथ अच्छी तरह से लड़ाई करने में एकदम तैयार है। तो अभी एक दो चीजें मैं और बताता हूं जिसका चाइना के ऊपर और असर हो रहा है। एक है कि अभी कल कल या परसों की बात है, चाइना जो अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने ताइवान को विजिट किया, और उसी समय चाइना ने अपने 18 फाइटर प्लेन्स ताइवान के ऊपर भेजे, लेकिन ताइवानीज प्लेन भी ऊपर आ गई और वो चाइना के प्लेन वहां से भाग गए। तो यानी कि ताइवान के ऊपर हमला करने की जो एक तवीज बना रहे थे ये चाइनीज, उसमें अभी बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान को इतनी ज्यादा मिलिट्री हेल्प दी हुई है कि अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला करता है तो उन्हें वहां पे बहुत ही तंगी होगी। और चाइना और अमेरिका ने उनके जो सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक B-2 बॉम्बर्स है वो डिगो गार्सिया में लाके रखे हुए हैं, जो इंडियन ओशन में है, जहां से वो ताइवान की मदद कर सकते हैं। तो यानी कि ताइवान में चाइना का भंडा फुटा हुआ है, वहां पे वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और साउथ चाइना समुंदर के अंदर जो दादागिरी करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर भी अलग अलग देश अभी उनके विरुद्ध काम करने की कोशिश कर रहे हैं, खास तो वियतनाम और जापान। और जापान के अंदर मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि वहां पे अभी जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे श्री एब, ये हेल्थ कारण से अभी रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनके जगह पे जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त है। तो हमारी ये जो मल्टी फ्रंट वॉर जो हम चाइना के खिलाफ लड़ने वाले हैं, लड़ रहे हैं, उसमें हमें इन सब देशों की मदद मिल रही है। और एक मदद के बारे में मैं और बोलना चाहूंगा, मालदीव नाम का देश है, आपको पता है कि ये अरेबियन समुद्र के अंदर है, वहां पे चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी बढ़ रहा था, और जिस प्रकार से चाइनीज मदद करते हैं उस प्रकार की मदद हम नहीं कर सकते हैं। तो मालदीव को हमने एडवाइस किया कि आप अमेरिका की मदद ले लो। अभी उन्होंने अमेरिका के साथ मिलिट्री अलायंस किया हुआ है, तो अभी चाइना वहां पर भी चेकमेट ये हुआ है। तो अभी चाइना लड़ाई करना चाहेगा तो किस प्रकार से लड़ाई करना चाहेगा? तो अभी तो प्रोपेगेंडा वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर, ये सब फेल हो गया है, बातचीत ये सब फेल हो गई है। अभी क्या करेंगे वो? चाइना के पास जो आर्मी है उसमें से तकरीबन अभी 5-6 मतलब डिवीजन आर्मी उन्होंने हमारे बॉर्डर के ऊपर लाया हुआ है। अगर वो चाइना हमारे साथ एक लिमिटेड वॉर चाहता है, जैसा उन्होंने 1962 में किया था, तो इसके लिए उनको जो उनकी आर्मी है वो तिब्बत के प्लेन से लानी पड़ेगी, चाइना के अंदर से। ये हमें नजर आ जाएगा, और फिर हम उनके ऊपर नजर आके वो कहाँ पे आ रहे हैं ये देख पाएंगे। तो ये इस प्रकार की कंसंट्रेशन करना उनके लिए अभी आसान नहीं है, क्योंकि नवंबर दिसंबर के बाद तिब्बत के अंदर भी बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है, तिब्बत भी एक बहुत ही कोल्ड लैंड बन जाता है। तो जो कैंपेनिंग सीजन है, अभी भी महीना 1.5 महीना अवेलेबल है जब लड़ाई हो सकती है। आपको पता है कि बांग्लादेश की लड़ाई के लिए 1971 में जब हम गए थे, तभी हमने दिसंबर के महीने में लड़ाई के लिए हम गए, क्योंकि ये समय होता है कि जो चाइनीज बॉर्डर है ऑलमोस्ट 80-90% ये सील हो जाती है। चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल के पाकिस्तान को 2 डिवीजन सैन्य ये
जो सियाचिन ग्लेशियर के साथ जो सीमा है वहां पर लाने के लिए मजबूर किया है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अभी इतना कोरोना के अंदर या चाइनीज वायरस में इतना फंसा हुआ है, उनकी इकोनॉमी की हालत इतनी खराब हो गई है कि वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर चाइना ने हमारे साथ एक वॉर करना है, इस वॉर को फौजी भाषा में 3 प्रकार से बोला जाता है। LLT यानी कि लो लेवल थ्रेट, MLT यानी कि मिडिल लेवल थ्रेट और HLT यानी कि हाई लेवल थ्रेट। इसका मतलब यह है कि LLT के लो लेवल थ्रेट के अंदर वो एक आध दूसरा पिकेट यहाँ वहाँ कैप्चर कर सकते हैं, या तो लद्दाख के अंदर, या तो सिक्किम के अंदर, या और कहीं। तो उसके लिए भी उनको 10-15 डिवीजन इतनी फौज की जरूरत पड़ती है, जो कि अभी वहां पे नहीं है। क्या वो केवल लद्दाख में लड़ाई कर पाएंगे? तो लद्दाख पे लड़ाई करने की क्षमता तो है, लेकिन जोग्राफिकल एलिमेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि उनको अगर वो हमला करते हैं तो उनकी जो लॉन्ग लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसके ऊपर हम हवाई हमला करके उसे तोड़ सकते हैं। तो इसीलिए लद्दाख में कुछ करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। उत्तराखंड के अंदर कुछ कोशिश करेंगे तो वहां पर भी उन्हें और ज्यादा फौज की जरूरत है, जो अभी वहां पे नहीं है। जहां पे जो ज्यादा फौज अभी कंसंट्रेट कर सकते हैं अगले महीना 1.5 महीना, वो है अरुणाचल प्रदेश का एरिया, खास तो जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, लोहित वैली का एरिया, सियांग वैली, सियोम वैली का एरिया, क्योंकि वहां पे हाइट्स कम है, 3000 फीट से लेकर 4000 5000 फीट, तो वहां पे बर्फ ऑब्वियसली कम पड़ती है। तो इस इलाके में कुछ गड़बड़ हो सकती है अगर चाइना करना चाहता है, लेकिन हमारी भी आक्रामक फौज आज तैयार है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर एक जगह के ऊपर इंडियन आर्मी ने अपना प्लान बना के रखा है कि अगर चाइना हमारे के ऊपर हमला करता है तो हम क्विकली उनके ऊपर प्रति हमला करेंगे, जिससे हम उनका कोई एरिया कैप्चर करेंगे। तो इस प्रकार की जो कार्रवाई है उस ये करने के लिए हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। तो इसलिए इस प्रकार की लड़ाई लड़ना उनके लिए आसान नहीं है। एक और बात जो चाइना के कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि इसलिए कि हमारे सोल्जर्स ज्यादा लड़ नहीं सकते हैं, तो क्या हमारे जो स्टैंड ऑफ वेपन्स है उनका इस्तेमाल करते हुए क्या हम इंडियन आर्मी के ऊपर हमला कर सकते हैं? स्टैंड ऑफ वेपन्स का अर्थ ये होता है कि उनके पास तोपखाना है, आर्टिलरी, या उनके पास क्षेपणास्त्र यानी मिसाइल्स है, या उनके पास हेलीकॉप्टर गनशिप्स है, या उनके पास एयरफोर्स के प्लेन्स है। लेकिन ये स्टैंड ऑफ वेपन्स का जो इफेक्ट होता है वो हाई एल्टीट्यूड में बहुत ही कम है। आपको याद होगा कि जब कारगिल लड़ाई के अंदर जब हमने हमारी तोपखाने का इस्तेमाल किया, या हमने इस्तेमाल किया हमारे मिसाइल्स का, तो ये नजर आया कि माउंटेन टॉप के ऊपर मिसाइल को इस्तेमाल करना ये आसान नहीं है, उनकी एक्यूरेसी ये खराब हो जाती है। तो जितने भी उनके स्टैंड ऑफ वेपन्स है उनका यहाँ पे इस्तेमाल करना बहुत ही डिफिकल्ट है। चाइना ड्रोन वॉरफेयर के बारे में बोलता है, चाइना स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स के बारे में बोलता है, लेकिन वो भी करना उनके लिए यहाँ पे बिल्कुल आसान नहीं है। जो चीज अभी चाइना ने ज्यादा ज्यादा जोर से शुरू की है पिछले कुछ दिनों से, वो है साइबर वॉरफेयर। आपने ऐसे माना जाता है कि चाइना ने 5 मई के बाद हमारे ऊपर 50,000 से ज्यादा साइबर अटैक्स किए हुए हैं। इस साइबर अटैक का उद्देश्य है कि हमारी इंफॉर्मेशन की चोरी करना, हमारे कुछ साइट्स को हैक करना, हमारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसे बंद करना। यानी कि समझ लीजिए कि हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है, अगर वो हैक हो गया, अगर वो बंद पड़ता है तो काफी तकलीफ हो सकती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद पड़ता है तो तकलीफ हो सकती है। इंडियन रेलवे की
जो ग्रिड है उसके ऊपर हमला हो जाएगा तो वो बंद पड़ सकते, उससे हमारा नुकसान हो सकता है। तो हमारा साइबर अटैक के ऊपर चाइना ने बहुत ही ज़्यादा संख्या में वहाँ पे लड़ाई शुरू की है। हमारा एक टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एनटीआरओ बोला जाता है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे गुप्तहेर है। ये तकरीबन अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने एक नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करने के लिए एक संस्था बनाई हुई है, जो आप उनके साइट के ऊपर देख सकते हैं। वो हमारे साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट करते हैं और अगर कोई वीकनेसेस है तो ये उसके बारे में बताते हैं। तो अभी तक हमने चाइना का जो अटैक्स है उसे अच्छी तरह से उसे फेस किया हुआ है और हमारे पास एक संस्था है जिसका नाम है CERT, साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। तो इसके अंदर भी इस रिस्पांस ये एक क्विक रिएक्शन टीम के मुताबिक होती है, जैसे कि फौज में होती है। वो फौज के कमांडोज जो एकदम दुश्मन के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं, तो इनका भी रिएक्शन ये काफी अच्छा रहा हुआ है। लेकिन साइबर क्षेत्र ऐसे है कि जहाँ पे रोज ही कोई अलग अलग चीज होती रहती है, तो इसीलिए हमें और ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तो और जो जब तक सवाल है इंडिविजुअल का, यहाँ पे मैंने पहले बोला था, एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा, कोई भी चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपके पास मत रखो। कोई भी चाइनीज मोबाइल नहीं होना चाहिए, कोई भी चाइनीज बेस्ड सॉफ्टवेयर नहीं होना चाहिए, कोई भी चाइनीज बेस्ड ऐप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपके पास है तो आपने खुद के पैसे दे के आपने एक चाइनीज स्पाई को अपने घर में रखा हुआ है। तो कृपया ये निकाल दो। कुछ लोग मुझे लास्ट टाइम बता रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस हालत के अंदर हमारा जो लैपटॉप है वो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो तब मैंने बताया था कि अगर आप उसका यूजफुल लाइफ खत्म होने तक आप उसको निकाल नहीं सकते हो, लेकिन उसे स्टैंड ऑफ मोड में इस्तेमाल करो, यानी कि उसको किसी के साथ जोड़ो मत, नेट के साथ मत जोड़ो, शायद उससे आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो घर में काम करने वाला है उस प्रकार से करो, लेकिन उसके साथ इंटरनेट अगर आप लिंक करते हैं तो चोरी ये हो सकती है। आजकल बहुत सारी अलग अलग प्रकार की फायरवॉल्स मिल रही है। ये एक साइबर वॉरफेयर की में अपनी खुद की रक्षा कैसे करना, ये अपने आप में एक अलग विषय है, लेकिन वो इसके बारे में आज मैं बात नहीं करूंगा। तो मैं अभी अगले 2 मिनट में रुकने वाला हूं और मैं प्रमोद और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई सवाल आए हैं तो ये मेरे पास जरूर डालना इसके अंदर। मैं अभी इतना ही बोलना चाहूंगा कि चाइना के साथ जो हमारा इकोनॉमिक वॉरफेयर जो चल रहा है, इसे हमने बहुत ही अच्छी कार्रवाई की हुई है। हमने इकोनॉमिक वॉरफेयर का राउंड नंबर 1 जीता कि जब हमने रक्षाबंधन में चाइना की कोई राखी खरीदी नहीं की। फिर राउंड नंबर 2 हमने जीता जब गणेश उत्सव के अंदर हमने चाइना की कोई भी चीज खरीदी नहीं की। अभी दिवाली और दशहरा आने वाला है, तो इसके अंदर हमारा तय होना चाहिए कि कोई भी चाइनीज चीज हमने नहीं खरीदनी चाहिए। कोई दुकानदार वो बेचता है तो उसे बोलो कि हम आपसे अगर दुकान में नहीं आएंगे अगर आप ये चीज बेचने वाले हो। कॉरपोरेट वर्ल्ड जो चाइना के साथ डील करता है उनके साथ सोशल बॉयकॉट डालने की जरूरत है। तो चाइनीज बॉयकॉट को हमने आगे बढ़ाना है। और प्रोपोगंडा वॉरफेयर के अंदर भी इस प्रकार के कोई वीडियोस है या कोई और आपको अच्छे वीडियो मिलते हैं तो उसे जरूर लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप भेजने की कोशिश करो। कुछ एक दो सवाल जो मेरे सामने आए हैं, सुरेश नागवेकर जी पूछ रहे हैं कि मानसिक युद्ध नीति की तैयारी, इसके बारे में आपको अगर ये खबर मिलती है मेजर गौरव आर्या के इससे। मेजर गौरव आर्या एक बहुत ही कामयाब अधिकारी है। उनको तो मैंने सैल्यूट करना चाहिए। मेजर गौरव आर्या ने जिनका मैंने मेंशन मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले भी किया था, उन्होंने एक फेसबुक लाइव सेशन किया जो पाकिस्तानी जनता को एड्रेस करके किया था। उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तानी जनता के साथ बात की और उनको बताया कि आपके देश का
कैसे नुकसान हुआ है आपके पाकिस्तानी आर्मी के कारण, आपके करप्ट नेतृत्व के कारण और आपके जो आपका जो आपके जो उग्रवादी है, दहशतवादी है, इससे आपका नुकसान हुआ है। तो मेजर गौरव आर्या ने ये जो पाकिस्तानी लोगों के साथ बातचीत की थी, उससे पाकिस्तान से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो मेरे ख्याल से ये आइडिया मुझे भी मिलती है कि हम चाइनीज़ को भी बता सकते हैं कि भई आप किस प्रकार से आप खुद को कैसे मूर्ख बना रहे हो। एक चीज़ पता होनी चाहिए, हमारी ये जो दुश्मनी है, ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है, शिन पिंग के साथ है कि जो एक हिटलर के मुताबिक काम कर रहे हैं। लेकिन आज गौरव आर्या अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें किसी को भी शक नहीं है और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लोग हमारे देश में हैं, इसीलिए ये देश चल रहा है। मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि इस प्रकार की जो लिंक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करो, क्योंकि अच्छी खबर ये ज़्यादा फैलती नहीं है, बुरी खबर जो है वो ज़्यादा फैलती है। लेकिन एक काम जो हम सब ने करना चाहिए, जहाँ पर भी आप है, एक दूसरे को मदद करो। अपना जो काम आप कर रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो आप इतना एफिशिएंट बनो कि आपकी इंडस्ट्री बिल्कुल एफिशिएंट बने और वर्ल्ड क्लास बने, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था उभर के सामने आ जाए। क्योंकि आज इनोवेशंस ये देश को जगा सकता है। आज मैंने आज चाइना जो तंत्रज्ञान की लड़ाई पूरी दुनिया के साथ लड़ रहा है, इसके बारे में मैंने बातचीत नहीं की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वापर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का वापर, टेक्नोलॉजिकल वॉर्स का वापर, जो अलग-अलग चिप्स चाइना बना रहा है, उसके मैंने बातचीत नहीं की। उसके बारे में हम कभी और बातचीत करेंगे। लेकिन आज हमारी देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारे खुद के नागरिक। अगर हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाता है, तो हम देश को महान बना सकते हैं। और चाइना के साथ की लड़ाई, ये स्टैंड ऑफ पता नहीं कब खत्म होगा। हम ये लड़ाई जीत तो जाएंगे, लेकिन चाइना के साथ की लड़ाई ये एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। तो इसलिए हमें एक लंबे लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। चाइना हमारा दुश्मन है नंबर एक, रहेगा काफी साल के लिए। तो हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि अपने अपने फील्ड में अच्छा काम करो, वर्ल्ड क्लास बनो, मेहनत करो, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है ये ज़्यादा एफिशिएंट बनेगी। यहीं पे मैं रुकता हूँ, और कोई सवाल मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। अगले हफ्ते हम फिर इसी समय आपको मिलेंगे। तब तक मैं आपकी विदा लेता हूँ और रुकता हूँ। जय हिंद।